हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का 6 वीडियो। देखिए, फ्री कंसेंट का टॉपिक चल रहा था, तो आपको पता है कि एक कंसेंट फ्री कब होती है, जब उसमें कोर्जन का पार्ट नहीं हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो, फ्रॉड नहीं हो, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो और मिस्टेक का पार्ट नहीं हो। तो शुरू के जो 3 पार्ट है, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड, वो आपने 4th वीडियो में कवर कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आज हम कवर कर रहे हैं बाकी का पार्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो ये रेड सब्सक्रिप्शन बटन है, इसके पास में बेल आइकन है, बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी की तरफ से एक अल्टीमेट रिवीजन सीरीज, जिसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। अनअकैडमी लेके आए रिवाइसेथॉन, जो महाराष्ट्र सेट दिसंबर 2020 से रिलेटेड है। तो जो भी एस्पिरेंट लर्नर अगर मार्च सेट का एग्जाम दे रहे हैं और दिसंबर 20 में उनका एग्जाम है, और वो अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट या कॉमन पेपर जो कि पेपर 1 है उसका कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 15 डेज में आपको कंप्लीट रिवीजन प्रोवाइड कराया जा रहा है। 1 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो अभी भी देरी नहीं हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों पार्ट के। तो आप क्या कर सकते हो, उसको एनरोल कर सकते हो, अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हो। और जो भी लाइव सेशन है, क्योंकि फ्री लाइव क्लासेस है मोर देन 150 आवर्स की इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा, तो आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, जो मैं टाइमिंग लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ 5 दिसंबर की। इसी तरीके से आगे मैं और प्रोवाइड करते जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं, ये डे 5 दिख रहा है आपको। 5 दिसंबर 2020 की सेशन टाइमिंग है। यहाँ पे आप नेम देख सकते हैं एजुकेटर के, आशिमा नेगी, पेपर 1। और टॉपिक है अपना यूनिट फॉर कम्युनिकेशन, 9:50 PM। नवदीप कौर, कॉमर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, 10 PM का। अभिषेक कुमार झा, ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, 9 AM का मॉर्निंग का है। इस तरीके से मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट के अलग अलग टाइमिंग है स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड। सब्जेक्ट देखिए, पेपर 1 कॉमर्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट में आपको यूनिट 4 पूरी की पूरी प्रोवाइड की जा रही है टॉपिक के फॉर्म में, 4:30 PM। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा अनअकैडमी 2021 के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपना JRF टारगेट करना है, तो उसके लिए डिटेल्ड कोर्स लाया 1 दिसंबर से। अल्टीमेट कोर्स है जिसमें एक तरीके से JRF टारगेट किया जाएगा। अब देखिए, ये एक तरीके से प्राइस हाइक अलर्ट के लिए मैसेज है कि प्राइस वो क्या हो रही है, इनकी बढ़ने वाली है धीरे धीरे करके। तो उससे पहले ही आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे जो भी प्राइस हाइक है उससे आप बच सकते हैं। तो देखिए, अगर आप NTA नेट कोड डालेंगे तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन पे। तो प्राइस हाइक होने वाली है, बढ़ने वाली है, तो उससे पहले ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखिए, सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि इतने सारे जो आप देख सकते हैं एजुकेटर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री क्लासेस, और साथ में क्या हो रहा है, उसी तरीके से एफर्ट दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है मिस रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। तो देखिए, मिस रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। देखिए, नाम से पता चल रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक पार्टी ने जो एग्रीमेंट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मेटेरियल फैक्ट है, उसको मिस स्टेटमेंट किया है, यानी फॉल्सली रिप्रेजेंट किया है, गलत ढंग से रिप्रेजेंट किया है। जिस पार्टी ने गलत ढंग से रिप्रेजेंट किया है उसने इनोसेंटली किया है रखना। इसका मतलब उसका कोई सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन नहीं थी। अगर मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में बोलूँ, देखिए, जैसे ए और बी है, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अच्छा सा एग्जाम्पल आप देखिए ए है, ए के पास क्या थी, मोटरसाइकिल थी। लिख लेता हूँ। तो ये मोटरसाइकिल थी। अब देखिए, ए को लग रहा है, ए तो चला रहा है रोज, ए को लग रहा है कि यार इंजन कैपेसिटी इसकी अच्छी है, बिल्कुल ठीक, तो वो बिलीव कर रहा है। उसने ना किसी रिपेयर शॉप पे दिखाया, ना किसी वर्कशॉप पे दिखाया, किसी मैकेनिक को भी नहीं दिखाया, उसको लग रहा है कि इंजन कैपेसिटी अच्छी है। अब देखो, बी उसकी मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है। आप बोल सकते हो कि ए बी को मोटरसाइकिल बेचना चाहता है। ठीक, बी ने बोला कि यार इसकी इंजन कैपेसिटी क्या है, तो यानी मेटेरियल फैक्ट क्या है, इंजन कैपेसिटी, इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्रीमेंट का। तो बी ने उससे पूछा क्या है, अच्छी है या नहीं है, तो ए क्या बोलेगा, हाँ बिल्कुल अच्छी है, मैं तो चला रहा हूँ, परफेक्ट कंडीशन में है। ठीक है ना, ए ने उसको रिपेयर शॉप पे, वर्कशॉप पे दिखाया नहीं है, लेकिन ए क्या मान रहा है, उसको ट्रू मान रहा है कि इंजन कैपेसिटी अच्छी है। अब बी ने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और बी ने उसकी मोटरसाइकिल खरीद ली, या कार जो भी है वो खरीद ली, अगर आप कार का एग्जाम्पल लेना चाहो। अब बी उसको चला रहा है, तो वो बीच में ही सीज हो गई, इंजन सीज हो गया यानी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेटल फैक्ट है उसके बारे में छुपाया गया। ए उसको मान रहा है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन रियल में क्या है, वो गलत है, यानी इंजन कैपेसिटी ही खराब है, इंजन ही सीज हो गया। ठीक, तो ए तो ट्रू मान रहा है। अब ए का कोई इंटेंशन नहीं था कि सामने वाले को नुकसान पहुंच जाए और उसको बहुत ज़्यादा जो मनी है उसका नुकसान हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बी के ऑप्शन पे वो अवॉइडेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने ए बी सी यानी कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड का पार्ट बताया था, उसमें भी आपने क्या देखा, एग्रीड पार्टी के ऑप्शन पे क्या है, वो अवॉइडेबल है।
वैसे ही मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या बोलोगे, सामने वाली पार्टी के ऑप्शन पे वो वॉइडेबल है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, इट इज़ अ मिस स्टेटमेंट ऑफ मैटेरियल फैक्ट्स बाय पार्टी विच मिसलीड्स अदर पार्टी। तो आप बोल सकते हो कि ए ने क्या करा है, मिस स्टेटमेंट दिया है इंपॉर्टेंट फैक्ट का। पर जो मिस स्टेटमेंट दिया है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इट इज़ एन इनोसेंट मिस स्टेटमेंट ऑफ मैटेरियल फैक्ट, देर इज नो इंटेंशन टू डिसीव। तो यहाँ पे ए की कोई इंटेंशन नहीं थी बी को नुकसान पहुंचाने की, सिंपल सा बात। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन अराइजेज व्हेन रिप्रेजेंटेशन मेड इज अनट्रू। जो इंजन कैपेसिटी बताई गई थी वो तो गलत थी, लेकिन जो पर्सन इसको बता रहा है वो इसको बिलीव कर रहा है कि बिल्कुल ठीक है। तो ए जो बता रहा है बी को, तो ए को लग रहा है बिल्कुल ठीक है, तो ए अपने मन में सोच रहा है, ए को पता है कि बिल्कुल ठीक है, और इस सामने वाले को बता भी देता है कि हाँ यार ये तो बिल्कुल ठीक है, मैं आपको जो दे रहा हूँ बिल्कुल सही है, बट पर्सन मेकिंग इट बिलीव इट टू बी ट्रू। तो पर्सन जो भी ए बता रहा है वो जानबूझ के नहीं बता रहा, डेलिबरेटरी क्या बोलते हैं उसको, डेलिबरेटली नहीं कर रहा, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है सामने वाले को डिसीव करने की। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं और एग्जाम्पल भी अलग से दे रखे हैं। ये तो मैंने अलग से एग्जाम्पल बताया, लेकिन एक और एग्जाम्पल दे रखा है तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये तो बोल रहा है अनवारंटेड असर्शन। देखिए बोल रहा है स्टेटमेंट मेड विदाउट एनी रीजनेबल बेसिस इज अनवारंटेड स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में ए ने किसी रिपेयर करने वाले से इंजन की कैपेसिटी चेक नहीं करवाई और उसने अपने मन में मान लिया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उसने कोई वारंटी नहीं दी, उसने एक अनवारंटेड स्टेटमेंट दिया है। ए स्टेटमेंट मेड विदाउट एनी रीजनेबल बेसिस इज अनवारंटेड स्टेटमेंट। व्हेन ए पर्सन मेक्स ए पॉजिटिव स्टेटमेंट, जिसमें आपको पता है कि ए कर रहा है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ मैटेरियल फैक्ट्स हॉनेस्टली बिलीविंग इट टू बी ट्रू, तो इट इज़ फॉल्स। तो आपको पता है कि इंजन की कैपेसिटी वो ठीक मान रहा था ये, लेकिन रियल में वो क्या थी, गलत थी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, तो वो बिलीव क्या कर रहा है, बिल्कुल ट्रू है, ए बिलीव कर रहा है कि ट्रू है। फिर देखिए ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी एक तरीके से क्या होती है, अगर उसमें इंटेंशन नहीं है डिसीव करने की, सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन नहीं है और जिससे एक पार्टी फ़ायदा उठा देती है, तो उस केस में उसको भी बोला जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन। इसको इंग्लिश लॉ में बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें दे रखा है एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंट टू डिसीव। यहाँ पे आ गया ना विदाउट इंटेंट टू डिसीव, कि ड्यूटी को तोड़ना, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी को बंक करना, विच ब्रिंग्स एडवांटेजेस टू द पर्सन कमिटिंग इट। जो पर्सन कमिट कर रहा है, जो ड्यूटी तोड़ रहा है, उसको एडवांटेज मिल गया बाय मिसलीडिंग अनदर, दूसरी पार्टी को मिसलीड कर रहे हैं टू हिज प्रिजुडिस इज ए मिस रिप्रेजेंटेशन। इन इंग्लिश लॉ सच केसेज आर नोन एज केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड। तो यानी एक तरीके से क्या कर रहे हो, आप एडवांटेज ले रहे हो। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल के फॉर्म में बोल सकता हूँ, एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। जनरली क्या होता है, मान के चलिए कि एक ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ABC नाम से, ठीक है। एक पर्सन अट्रैक्ट हो गया, नाम मान लीजिए जेड नाम का पर्सन अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि ABC कंपनी ने क्या बोला कि हम जो पैकेज दे रहे हैं वो पूरे साल का क्या दे रहे हैं, 6000 का दे रहे हैं। तो उसने क्या सोचा जेड ने कि यार 500 पर मंथ की एक तरीके से सर्विस मिल रही है, जिसमें इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडबैंड सर्विस भी मिल रही है, कॉलिंग फैसिलिटी भी मिल रही है। लेकिन उसने ये नहीं पढ़ा कि नीचे नीचे छोटे अक्षरों में लिख रहा था कि क्वालिफाइंग फॉर सर्विस पैकेज, या ऐसे बोल सकते हैं कि जनरली जो लिमिटेड सर्विस पैकेज है उसके लिए ही क्वालिफाई था। अगर दूसरा कोई सर्विस पैकेज होता है तो उसके ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल लिमिटेड था। तो जब उसने सब्सक्राइब किया तो उसको पता चला कि 6000 नहीं लग रहे, उसके तो 8000 रुपीज़ लग रहे, ठीक है, पहले साल के, और दूसरे साल के 10,000 लग रहे हैं। जनरली ये उसको पता चल गया। तो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से कंपनी ने जो किया है वो मिसलीड किया है, और सामने वाले को एक तरीके से क्या है, सामने वाला 8000 में ले सकता है, 10,000 में ले सकता है, लेकिन वो उसके लिए कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड का केस हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंट टू डिसीव। तो ABC क्या कर रही है, ड्यूटी को तोड़ रही है, लेकिन सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। सामने वाला जब क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा, तो उसके ऑप्शन पे उसको लग रहा है 8000 या 10,000 का ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, उसके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या हो रहा है, ABC को एडवांटेज हो रहा है, क्योंकि उसने दिखाया तो 6000 का, लेकिन वो लिमिटेड पैकेज था, ठीक है। तो उसने शुरू में 6000 बताया, लेकिन जैसे ही जेड सब्सक्राइब करने के लिए आया तो उसको पता चला 8000 10,000 है। इस तरीके से भी हो सकता है, जिसमें ये नहीं है कि हम फ्रॉड कर रहे हैं सामने वाले से, ये कॉमन एक तरीके से मिसलीडिंग होती है एडवर्टीजमेंट की। ये पार्ट हो गया जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड इंग्लिश लॉ में। अब यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल ये दे रखा है, ये ऊपर अनवारंटेड स्टेटमेंट का ही दे रखा है कि एक पर्सन क्या कर रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जिससे दूसरा पर्सन क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, ए मेक्स ए पॉजिटिव स्टेटमेंट टू बी दैट सी विल मेड द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। ए ने बी को स्टेटमेंट दिया कि सी, ये जो फलाना कंपनी है, जो भी कोई कंपनी है, उसका डायरेक्टर बन जाएगा, ठीक है।
ए मेक्स स्टेटमेंट ऑन इन्फॉर्मेशन डिराइव्ड नॉट डायरेक्टली फ्रॉम सी बट फ्रॉम एम। देखिए ये बोल रहा है कि जनरली ए को जो इन्फॉर्मेशन मिली वो डायरेक्टली सी से नहीं मिली कि सी कंपनी का डायरेक्टर बन जाएगा, वो किसी और पर्सन से मिली। ऐसे बोल सकते हो कि ए बी को बोल रहा है कि जो सी है ना वो एक कंपनी का क्या बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा। अब जो ए को इन्फॉर्मेशन मिली है वो सी से नहीं मिली, ए को किससे मिली है, किसी और पर्सन से जो कि एम पर्सन है उससे मिली है। अब बी ने क्या करा, इस फेथ पे शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, इस सी कंपनी के जो भी हम बोल सकते हैं जो भी कंपनी है उसके लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन रियल में जो डायरेक्टर बन गया वो कोई और बन गया। ये बोल रहा है बी अप्लाइज फॉर शेयर ऑन फेथ ऑफ द स्टेटमेंट विच टर्न आउट टू बी फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो सी नहीं बना, वो कोई और बन गया, डी बन गया, ई बन गया, जिससे कंपनी के शेयर में कोई वैल्यू नहीं बढ़ी, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि अगर सी डायरेक्टर बनता तो बी को क्या लग रहा था, कंपनी की शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मैं शेयर खरीद लेता हूँ। तो एक तरीके से यहाँ पर ए ने क्या करा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है और ए को लग रहा है कि ट्रू, लेकिन इन्फॉर्मेशन सी से नहीं आई, वो किसी और पर्सन से आई। लेकिन डायरेक्टर सी नहीं बना, वो कोई और पर्सन बन गया, जिससे बी को खास फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये बोल रहा था स्टेटमेंट अमाउंट टू मिस रिप्रेजेंटेशन बिकॉज इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड सेकंड हैंड डिड नॉट वारंट ए टू मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट टू बी। तो एक तरीके से ए को जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो क्या मिली है, सेकंड हैंड मिली है। तो उस केस में ये नहीं कि ए एक तरीके से वारंटेड स्टेटमेंट दे रहा है, वो अनवारंटेड स्टेटमेंट ही दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कंसीक्वेंसेस क्या है। तो यहाँ पे आपको पता है कि एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइडेबल हो जाएगा उस पार्टी के ऑप्शन पे जो एग्रीड हुई है, जिसको एक तरीके से नुकसान पहुंचा है, तो वो क्या कर सकती है, इस ऑप्शन को वॉइड कर सकती है। जैसे मेरे एग्जांपल में आपको बताया कि ए ने बी को क्या करा, मोटरसाइकिल बेची है, कार बेची जिसकी इंजन कैपेसिटी खराब थी। ए को लग रहा था बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे बी ने उसको यूज़ किया तो इंजन सीज हो गया, तो बी के ऑप्शन पे वो वॉइडेबल होगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हु कंसेंट वाज कॉज्ड बाय हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। ये आ गया। अब नोट में क्या दे रखा है ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। तो देखिए इसमें बोल रहा है नोट में, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी ऑन हुम इट वाज प्रैक्टिस्ड और मिस रिप्रेजेंटेशन वाज मेड डज नॉट रेंडर ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि एग्रीमेंट वॉइडेबल है, लेकिन ये बोल रहा है कि इस केस में वॉइडेबल नहीं होगा जहाँ पे देखिए फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, लेकिन सामने वाली पार्टी एक तरीके से उसको ऑर्डिनरी डिलीजेंस में हम बोल सकते हैं कि नॉर्मली चेक कर सकती थी, ठीक है, कि हाँ मेरे से ये फ्रॉड कर रहा है या मुझे मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से वैलिड ही माना जाएगा, क्योंकि सामने वाला आराम से चेक कर सकता था नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, ए बाय मिस रिप्रेजेंटेशन लीड बी टू बिलीव एरोनसली दैट 750 टन्स ऑफ शुगर इज प्रोड्यूस पर एनम एट ए फैक्ट्री ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए ए को भी बिलीव था, मान के चलिए कि ए ने अपने फैक्ट्री के जो भी वर्कर है उनसे पूछा कि कितना टन शुगर प्रोड्यूस होता है, तो उन्होंने अराउंड बोल दिया कि 750 टन होता है। ठीक है, तो ऐसा वर्कर को लग रहा था, तो ए एक तरीके से क्या हुआ, बिलीव कर रहा है कि यार मेरी फैक्ट्री में तो 750 टन शुगर प्रोड्यूस हो रहा है। अब बी एक आया उसकी फैक्ट्री को खरीदने, तो ए ने बताया भाई हाँ 750 टन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्योंकि उसने वर्कर से पूछा था, ए ने खुद ने चेक ढंग से नहीं करा, लेकिन बी तो चेक कर सकता था। बी ने जैसे फैक्ट्री के अकाउंट्स को चेक किया, क्योंकि बी ए से पूछ सकता था कि आपकी फैक्ट्री के अकाउंट बताइए, तो इसमें बोला विच शुड हैव डिस्क्लोज्ड इफ ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैड बीन एक्सरसाइज बाय बी। अगर वो नॉर्मल तरीके से सर्च करता तब भी बी को पता चल जाता कि सिर्फ 500 टन ही प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन बी अगर उसकी बातों पे ट्रस्ट करके वो फैक्ट्री खरीद लेता और उसको पता नहीं चलता क्योंकि वो चेक नहीं कर रहा, तो एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, बी की ही लापरवाही है। क्यों? क्योंकि बी को चेक करना चाहिए था, क्योंकि वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस में उसको चेक कर सकता था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देयर आफ्टर बी परचेजेज फैक्ट्री इन सर्कमस्टेंसेज बी कैन नॉट रेपुडिएट कॉन्ट्रैक्ट ऑन ग्राउंड ऑफ एज मिस रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए ने जो मिस रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें बी की लापरवाही साबित हो सकती है, क्योंकि बी नॉर्मल तरीके से उसको चेक कर सकता था और बी ने एग्जामिन किया भी था, और बी को एक तरीके से ये भी पता चल गया था कि 500 टन प्रोड्यूस होगा, तब भी वो खरीद लेता है। बाद में वो ये नहीं बोल सकता कि ए ने तो मुझे 750 टन बोला, जबकि बी ने तो उसको नॉर्मल तरीके से चेक करते हुए ये भी देख लिया था कि नहीं यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है। जैसे देखिए आपको पता है कि एक कंपनी क्या बोलती है कि कंपनी का सेल्समैन बोलता है सर 18 रुपीज़ पर लीटर क्या होगा, ये क्या करेगी, एवरेज देगी बाइक। ठीक है, लेकिन जब आप चलाते हो सुपर बाइक तो पता चलता है कि वो ₹15 पर लीटर दे रही है, नॉर्मल कंडीशन में भी जैसे बोला गया। तो एक तरीके से आप क्या मिस रिप्रेजेंट हुए हो, तो आप ले रहे हो, आप मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको बताओगे आप नॉर्मली भी चेक कर सकते थे, आप जा सकते थे, आप उसमें पेट्रोल बढ़ाते, आप उस हिसाब से क्या करते, एवरेज चेक कर लेते, क्योंकि एक तरीके से कंपनी क्या करती है, आपको राइड की फैसिलिटी भी देती है, तो वो आपके ऊपर है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक तरीके से वॉइडेबल है, वो जनरली वैलिड ही होगा। तो यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि ऑर्डिनरी डिलीजेंस से आप पता कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे भी ये बोल रहा है वेयर ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कमिट फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन बट अदर पार्टी इज नॉट इन फैक्ट
मिसलेड बाई सच फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड बाई लेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए पार्टी फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंट करती है बी को और बी उससे अफेक्ट नहीं हुई है, तो उस केस में बी जो लेटर वाला है वो उसको अवॉइड नहीं कर सकता, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही माना जाएगा। ये बोल रहा है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 19, इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 19। दस व्हेन ए सेलर ऑफ स्पेसिफिक गुड्स डेलिबरेटली कंसील ए फॉल्ट इन ऑर्डर, जब भी क्या होता है कि जैसे मान के चलिए बी ने ऑर्डर दिया ए को, तो ए सेलर है और बी बायर है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये ए है ना, ए डेलिबरेटली कंसील करता है फॉल्ट इन ऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ, जानबूझ के कुछ छुपाता है उस पर्टिकुलर ऑर्डर में। दैट बायर में नॉट डिस्कवर इट इवन इफ ही इंस्पेक्ट गुड्स, इसका मतलब चाहे बायर अगर इंस्पेक्ट भी करेगा, यानी बी अगर इंस्पेक्ट भी करेगा तब भी पता नहीं कर सकता। लेकिन बायर डज नॉट इनफैक्ट मेक एनी इंस्पेक्शन, पर बायर ने तो कोई भी चेक नहीं करा, तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बायर चेक करता तो उसको पता चल जाता और वो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर लेता। लेकिन बायर अगर चेक भी करता तब भी उसको पता नहीं चलता, ऐसा बोला गया है। और बायर चेक भी नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है एस ही इज़ नॉट इन फैक्ट डिसीव्ड बाय कंडक्ट ऑफ सेलर, वो सेलर के कंडक्ट से डिसीव नहीं हुआ, क्योंकि बायर ने एक तरीके से क्या करा, उसको इंस्पेक्ट ही नहीं करा। तो आपको पता है कि ऑर्डिनरी डिलीजेंस में जब भी आप मेटेरियल लेते हो, कोई भी माल लेते हो, तो आप उसको इंस्पेक्ट करते हो, अगर नहीं करोगे तो वो आपकी ही गलती है एक तरीके से, ठीक है। जैसे होता है ना, टूट फूट की जिम्मेदारी आपकी होगी, तो आपको ही चेक करना चाहिए था नॉर्मल डिलीजेंस में, तब ये थोड़ी बोलेंगे कि मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। तो ये वाला सारा पार्ट आ गया खत्म। अब देखिए अगला पार्ट आ रहा है मिस्टेक, जिसमें क्या बोल रहा है, मिस्टेक मीन्स एरोनियस या इनकरेक्ट बिलीफ अबाउट समथिंग। तो इसका मतलब क्या है, आपको किसी चीज़ पे इनकरेक्ट, यानी आपको लग रहा है कि वो सही है लेकिन वो चीज़ क्या होती है, गलत होती है। तो इसका मतलब दो टाइप की मिस्टेक हो जाती है, एक तो फैक्ट्स की, ठीक है, यानी दोनों पार्टी को जनरली नहीं पता, एक पार्टी को कुछ नहीं पता, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें दो टाइप की मिस्टेक आती है, एक होती है यूनिलेटरल और एक होती है बायलेटरल। जब एक पार्टी ही मिस्टेक कर रही है तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल। अब जब दोनों पार्टी मिस्टेक करती है तो उसे क्या बोलते हैं, बायलेटरल। अगर यूनिलेटरल मिस्टेक होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, क्योंकि एक पार्टी ही फैक्ट्स को मिस इंटरप्रेट कर रही है, गलत समझ रही है, ठीक है, और दूसरी पार्टी तो बिल्कुल फैक्ट को सही समझ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल। अब दोनों पार्टी उस फैक्ट के लिए सहमत नहीं है, हम बोल सकते हैं, या दोनों पार्टी को फैक्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो वो तो बायलेटरल होगी। उसके बारे में एग्जांपल के साथ भी कवर करूंगा, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो आपको पता है कि यूनिलेटरल और बायलेटरल है। तो ये होगी मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ऐसे ही होती है मिस्टेक ऑफ लॉ, जिसमें क्या आता है, इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ, याद रख लेना। तो देखिए मैंने कवर कर रखा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इसमें यूनिलेटरल और बायलेटरल है। फिर देखिए मिस्टेक ऑफ लॉ में आ रहा है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। अब देखिए समझाने के लिए पहले मैं ये कवर कर रहा हूँ मिस्टेक ऑफ लॉ, फिर कवर करेंगे क्या, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स का पार्ट। तो देखिए सबसे पहले मान के चल लीजिए कि ये फर्स्ट है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेकंड है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या बोल रहा है, एक तो इंडियन लॉ की मिस्टेक और एक फॉरेन लॉ की मिस्टेक। अब देखिए आपको पता है कि चाहे इंडियन लॉ के रूल आपको नहीं पता, तब भी आपको उनको फॉलो करने पड़ते हैं। आप ये नहीं बोल रहे कि मुझे लॉ के बारे में पता नहीं था, ठीक है। जैसे आपको पता है कि आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी, तो ये थोड़ी बोलोगे कि हमें इंडियन लॉ के बारे में पता नहीं था। आप इंडियन सिटीजन हो, आपको लॉ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आपने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया, ये थोड़ी बोलोगे कि हमें फ्रॉड के बारे में पता नहीं था, मैं तो कर सकता हूँ। मर्डर कर दिया, ये थोड़ी बोलोगे कि मैंने मर्डर कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके लिए सज़ा मिलती है। देखिए इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि अगर आपको लॉ के बारे में नहीं पता तो उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ऐसे नहीं कि अगर आपको लॉ के बारे में नहीं पता तो आप क्या बोलोगे, एग्रीमेंट वॉइड है, ऐसा नहीं होगा, एग्रीमेंट वैलिड ही कहलाएगा। तो अगर आपको इंडियन लॉ की मिस्टेक हो रही है तो तब भी एग्रीमेंट वैलिड कहलाता है। कह रहा है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ डजंट रेंडर एग्रीमेंट वॉइड, तो आपको इंडियन लॉ, इंडियन कानून के बारे में पता होना चाहिए, भारतीय कानून के बारे में पता होना चाहिए, और कभी भी ये आपके एग्रीमेंट को वॉइड नहीं करेगा, एग्रीमेंट आपका वैलिड ही होगा। बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। हाँ फॉरेन लॉ होते हैं तो जनरली उसके बारे में जरूरी थोड़ी आपको पता है कि एक ए पार्टी है जो इंडिया में है, वो बी पार्टी फॉरेन पार्टी से ट्रांजेक्शन करती है, तो जरूरी नहीं है कि फॉरेन लॉ के बारे में आपको पता हो, ठीक है। तो जनरली जो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह मानी जाती है, सेम एज फैक्ट। तो ये बोल रहा है सेम इफेक्ट एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो अभी आप कवर कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है दस ए म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ रेंडर्स एग्रीमेंट वॉइड। तो अगर म्यूचुअल मिस्टेक हो, मतलब दोनों पार्टी की तरफ से, ए पार्टी और बी पार्टी की तरफ से, तो उस एग्रीमेंट को वॉइड कहा जाता है, क्योंकि जनरली वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको फॉरेन लॉ के बारे में पता हो, तो एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ क्या कर सकती है, बायलैटरल मिस्टेक कर सकती है, म्यूचुअल मिस्टेक कर सकती है, तो उस केस में एग्रीमेंट क्या कहलाता है, वॉइड कहलाता है बायलैटरल के केस में। तब इसने बोला म्यूचुअल मिस्टेक। अब देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जनरली क्या बोल रखा है मीनिंग में, कि ये यूनिलेटरल मिस्टेक है। इसमें बोल रहा है वेयर ओनली वन पार्टी टू एन एग्रीमेंट इज अंडर ए मिस्टेक ऑफ मेटल फैक्ट, तो उस केस में कंसिक्वेंस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही कहलाएगा। इसका मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा, सिंपल सा एग्जांपल है।
देखिए एक ए पर्सन है और ये बी नाम की शॉप है मान के चलिए। तो ये ज्वेलरी की शॉप थी। यहाँ पे देखिए रियल और इमिटेशन यानी जो नकली ज्वेलरी होती है दोनों मिलती थी। उसने साफ साफ बोर्ड पे लिखा हुआ था कि रियल और इमिटेशन ज्वेलरी के हम क्या हैं, सेलर हैं। एक पर्सन है, उसको लगा कि यार ये ज्वेलरी मिल रही है, उसने देखा चमकती हुई चीज़ें हैं तो खरीदते हैं जाके। वहाँ पे प्राइस लिखी हुई कि ओनली 1999 1999 यानी 2000 रुपये की ज्वेलरी मिल रही है। अब उसको ये नहीं पता था कि वो इमिटेशन वाली है, नकली है, उसको लगा रियल है। किसको लगा? ए को। तो ए को फैक्ट के बारे में नहीं पता था। देखिए बी ने तो लिखा हुआ था रियल और इमिटेशन मिलती है। अब ए ने बी से पूछा ही नहीं। ए को पसंद आया, 2000 रुपये प्राइस है, उसको लगा कि यार गोल्ड की है, खरीद लेता हूँ। अब एक खुशी खुशी घर लेके गया, अपनी वाइफ को दी। वाइफ ने देखा, और अब आपको पता है कि गोल्ड के बारे में पता ही चल जाता है कि नकली है जनरली। तो वाइफ को पता चल गया कि ये क्या है, नकली है, आर्टिफिशियल है, ठीक है, इमिटेशन वाली ज्वेलरी है। तो वाइफ ने बोला ए को कि इसको वापस करके आओ बी को। तो अब बी जरूरी नहीं है कि वो वापस से ले, क्योंकि बी क्या बोलेगा, मैंने तो लिखा हुआ है बोर्ड पे रियल और इमिटेशन और आपने मुझसे पूछा ही नहीं, आपको पसंद आ गया, मैं आपको क्यों बताऊंगा। ठीक है, आप मुझसे पूछोगे कि रियल या इमिटेशन तभी तो बताऊंगा। आपने बोला, मैंने आपको बोला 2000 की है, आपने बोला ठीक है पैक कर दो, तो वो तो आपकी गलती है। तो उस केस में क्या बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही होगा। ये नहीं कि ए उसको क्या कर रहा है, वॉइड कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही होगा। सिंपल सा एग्जांपल। लेकिन देखिए कुछ एक्सेप्शन दे रखे जिसमें क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, वॉइड होता है, यानी चाहे यूनिलैटरल मिस्टेक हो तब भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बट इन सम केसेस कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर यूनिलैटरल मिस्टेक्स आर वॉइड when unilateral mistake relate to identity of person only if it is material। इसका भी एग्जांपल दूंगा। when unilateral mistake relate to nature of contract, इसका भी एग्जांपल आपको दूंगा। देखिए अभी कौन सी मिस्टेक है, ये बोल रहा है आइडेंटिटी ऑफ पर्सन ओनली इफ इट इज मेटेरियल। अब देखिए एग्जांपल के फॉर्म में समझिए। देखिए अब एग्जांपल के फॉर्म में बोल रहा हूँ कि एक्स क्या है, मान के चलिए बायर है, और वाई क्या है, सेलर। मैंने क्या बोला, एक्स है बायर और वाई क्या है, सेलर। अब देखिए यहाँ हम बोल सकते हैं कि वाई के और एक्स के अच्छे ट्रांजेक्शन थे आपस में। बहुत बार एक्स क्या करता था, रेगुलर सेलर से माल खरीदता रहता था, वाई से माल खरीदता रहता था। तो आपको पता है कि एक अच्छे टर्म्स है। अब वाई को कुछ नीड हो गई तो उसने क्या कर दिया, अपना बिजनेस बेच दिया जेड को। यहाँ पे एक्स के कुछ ऑर्डर पेंडिंग थे वाई के अगेंस्ट। इसका मतलब एक्स ने वाई से कुछ माल मंगवाया हुआ था, तो ऑर्डर के फॉर्म में पेंडिंग थे। अब वाई ने तो अपना बिजनेस जेड को बेच दिया। अब जेड ने एक्स से पूछा नहीं और एक्स को जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे वो डिलीवर कर दिए। अब एक्स उसको मना भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यूनिलेटरल मिस्टेक हुई है। क्या हुई है, यूनिलेटरल मिस्टेक हुई है, जो कि आइडेंटिटी ऑफ पर्सन से रिलेटेड है। एक्स तो क्या बोल रहा है कि यार मेरा उसके साथ अच्छा ट्रांजेक्शन था, तो एक्स तो क्या बोल रहा है, मैं तो वाई से ही खरीदूंगा वरना मैं किसी से नहीं खरीदूंगा। तो उसके ऊपर है वो क्या बोल सकते हैं, उसको वॉइड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि देखो यूनिलेटरल मिस्टेक वैलिड ही होती है, वॉइड नहीं होती। लेकिन एक्सेप्शन के केस में क्या हो गया, यहाँ पर वॉइड हो सकती है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि एक्स के वाई के साथ अच्छे टर्म थे और एक्स वाई से ही खरीदना चाहता था, वो किसी और पर्सन से खरीदना नहीं चाहता। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि वो एग्रीमेंट को वॉइड कर सकता है, एग्रीमेंट को व्यर्थ कर सकता है, बेकार मान सकता है। वो जेड से जरूरी नहीं है खरीदे, ठीक है। अब वो इसके ऑप्शन पे एक तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक। वैन यूनिलेटरल मिस्टेक रिलेट टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑप्शन तो क्या है, वॉइड ही है, वॉइडेबल नहीं बोलेंगे, वॉइड ही है। वैन यूनिलेटरल मिस्टेक रिलेट टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखिए इसका भी एग्जाम्पल समझ लीजिए कि एक पर्सन है मान के चलिए ए, वो बी क्या है, मनी लैंडर है मान के चलिए। बी क्या करता है, मनी लैंडर है। और ए क्या है, ऐसे मान लो कोई इलिटरेट पर्सन है, इलिटरेट पर्सन है। तो ए इलिटरेट पर्सन है, उसने बी से क्या करा, लोन लिया। तो बी क्या बोलता है, ये ले प्रोमिसरी नोट, इस पे साइन कर, ठीक है। अब बहुत सारे कागज पड़े थे डेस्क पे, तो उसमें गारंटी का पेपर भी था और प्रोमिसरी नोट भी था। अब ए क्या था, अनपढ़, आपको पता है। तो ए ने क्या कर दिया, गारंटी के नोट पे साइन कर दिया, ना कि प्रोमिसरी नोट पे साइन कर दिया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए की मिस्टेक है, यूनिलेटरल मिस्टेक। बी ने तो जनरली क्या बोला कि ये कागज है, साइन कर दे, डेस्क पे पड़े थे। तो ए को पढ़ना चाहिए था, लेकिन ए तो इलिटरेट था। तो हम बोल सकते हैं कि यूनिलेटरल मिस्टेक किससे रिलेटेड है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। करना कॉन्ट्रैक्ट चाहते थे प्रॉमिसरी नोट का, लेकिन कर क्या दिया गलती से, गारंटी का। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जहाँ पे यूनिलेटरल मिस्टेक होती है और वो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होती है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन करना चाहते थे, कर क्या दिया, तो उस केस में भी वो कहलाता है वॉइड, ठीक है। अब देखिए आपका आ रहा है बायलैटरल मिस्टेक से रिलेटेड पार्ट का, तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे ये रहा पार्ट। अब ये बोल रहा है मीनिंग,
वेयर बोथ पार्टीज डू एन एग्रीमेंट आर अंडर ए मिस्टेक ऑफ मैटरल फैक्ट, मतलब दोनों पार्टी एक तरीके से मिस्टेक कर रही है पर्टिकुलर एग्रीमेंट से रिलेटेड। इसका मतलब उसमें क्या हो सकता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसके एग्जिस्टेंस से रिलेटेड दोनों को ही नहीं पता, आइडेंटिटी नहीं पता, क्वालिटी नहीं पता, क्वांटिटी नहीं पता, टाइटल नहीं पता, प्राइस नहीं पता, तो उसकी मिस्टेक हो सकती है। तब जाके क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा, क्योंकि एक तरीके से हम बोल सकते हैं म्यूचुअल मिस्टेक है, दोनों पार्टी की ही मिस्टेक है। मिस्टेक मस्ट रिलेट टू सम फैक्ट्स एंड नॉट टू जजमेंट और ओपिनियन। ये नहीं कि एक दूसरे दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मिस्टेक नहीं होगी, वो किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड मिस्टेक होगी जो दोनों को ही नहीं पता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो इसका मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में बोलूँ कि ए एक पर्टिकुलर पर्सन बी, मान के चलिए बाहर का कोई पर्सन है फॉरेन कंट्री का, तो फॉरेन कंट्री का कोई डीलर है और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए बायर है। ए पूछता बी से कि भाई वो जो आप वीट की डिलीवरी कर रहे थे ना, वो कब आएगी? तो बी बोलता है बस कि अपना कल ही माल आने वाला है, उसके बाद मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। लेकिन देखिए बी को भी नहीं पता कि जो माल आने वाला था वो तो शिप में एक तरीके से पहले से ही डूब गया। इसका मतलब क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, रास्ते में ही लॉस्ट हो गया। बी को भी नहीं पता, इसी तरीके से ए को भी नहीं पता। तो एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो वीट था वो आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही वॉइड हो गया, क्योंकि बी को भी नहीं पता था और ए को भी नहीं पता था। देखिए जो भी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ये भी मैंने क्या यूट्यूब से ही पढ़े हैं, क्योंकि कोई मैं लॉ का स्टूडेंट तो हूँ नहीं, लेकिन आपको मैं सारे एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं भी प्रॉपर पहले क्या करता हूँ, स्टडी करता हूँ। तो ये मत सोचना कि कहीं से लिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल खुद के भी होते हैं, कुछ एग्जाम्पल क्या होते हैं दूसरों से अडॉप्ट किए होते हैं, क्योंकि कोई एक तरीके से माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता, तो कहीं ना कहीं से आपको पता है कि सीखना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको बीच बीच में एग्जाम्पल भी कवर करा रहा हूँ। तो ये मत मानना बुरा कि कई जने अरे यहाँ से लिया वहाँ से लिया हुआ है। देखिए आपको एग्जाम्पल समझना है, कहीं से भी मिले। आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अब यह आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है, तो ये भी मैंने एक एग्जाम्पल कहीं और से समझा, वो बिल्कुल बढ़िया था। ये बोल रहा है कि देखिए जब दोनों पार्टी को ही किसी सब्जेक्ट मैटर की आइडेंटिटी नहीं हो, जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा उसमें बोल रहा था कि एक पर्सन ठेले वाले के पास गया, उसको चाहिए थे ऑरेंज, ठीक है, क्या चाहिए थे, ऑरेंज। और जो ठेले वाला है वो भी क्या है कि ऑरेंज समझ के ही उसको बेच रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो किन्नू है, क्योंकि दोनों सेम ही लगते हैं। आपने देखा होगा किन्नू या जैसे माल्टा ये भी बोलते हैं, तो आपको पता है कि किन्नू उसको लगे, तो जबकि वो क्या कर रहा था, उसको लग रहा था वो ऑरेंज बेच रहा है, और जो दूसरी पार्टी जो खरीदने जा रही थी उसको भी ये लगे कि ऑरेंज है और उसने ऑरेंज समझ के खरीद लिए। तो दोनों को ही आइडेंटिटी नहीं थी, दोनों को ही क्या लग रहा था, ऑरेंज है, जबकि रियल में क्या थे, वो किन्नू थे। तो ऑरेंज समझ के क्या कर दिया, खरीद लिए और सामने वाले ने बेच लिए। तो हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, सामने वाला लौटा सकता है और पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों को ही नहीं पता था। क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ऐसे क्या हो गया, क्वालिटी, दोनों को ही क्वालिटी के बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो उसमें भी हम क्या बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। एक सेल्समैन है तो जनरली ओनर को ही क्वालिटी के बारे में पता है, सेल्समैन तो बोल रहा है बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है, तो जनरली सेल्समैन क्या है, बिलीव कर रहा है कि सब कुछ सही है। और जैसे ही बायर है तो बायर भी बिलीव कर रहा है, वो सेल्समैन की बातों में आ रहा है, तो दोनों को ही क्वालिटी का नहीं पता, तो उस केस में क्या होगा, वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। तो इसका मतलब बायर लौटा सकता है सामने वाले को, और जो सेल्समैन है उसको पैसे वापस से देने पड़ेंगे। क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वैसे देखिए क्वांटिटी में गफलत हो गई दोनों में, कहने का मतलब बायर और सेलर में, तो नॉर्मल एग्जांपल। टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, देखिए टाइटल और प्राइस की बात कर रहे हैं, तो पहले प्राइस का एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूं। देखिए जैसे ए बोल सकते हैं बायर है और बी क्या है, ब्रोकर, ऐसे मान लीजिए, सबसे बढ़िया एग्जांपल यही होगा। तो बी क्या है, ब्रोकर। अब हम बोल सकते हैं कि जो ए है ना उसको प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो बी ने उसको बोला कि देखिए ये सी नाम से पर्सन है, इसकी प्रॉपर्टी है, ये कितने की है, 20 लाख की। कितने की है, 20 लाख की, जबकि रियल में जो सी उसको बेचना चाहता है 24 लाख में। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, प्राइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ए को भी नहीं पता, ए को भी गलत पता है और बी को भी गलत पता है। बी को क्या लगा कि यार 20 लाख में बेचूंगा उसका कमीशन मिल जाएगा, जबकि सी तो उसको 24 लाख में बेचना चाहता है, तो सी तो बेचेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोकर भी एक तरीके से अमाउंट के बारे में नहीं जानता और ए भी अमाउंट के बारे में नहीं जानता। तो हम क्या बोलते हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है यानी जो हाउस प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उसकी प्राइस के बारे में ना ए को पता है ना बी को पता है, तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अब देखिए टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे ये हो सकता है कि देखिए अगर मैंने बोला कि प्राइस तो चलो तय हो गई, लेकिन अब बी को लग रहा है कि सी की प्रॉपर्टी है, जबकि रियल में वो किसकी प्रॉपर्टी है, डी की प्रॉपर्टी है। तो हम क्या बोलेंगे, टाइटल यानी ऑथोरिटी किसकी है, ऑथोरिटी डी की है, जबकि बी को क्या लग रहा है, सी की प्रॉपर्टी है। तो सी बेच नहीं सकता, वो तो डी ही बेचेगा, और बी जा रहा है सी के पास और बी ए को बता रहा है कि हम सी से खरीदेंगे,
ठीक है, यानी सी आपको बेचेगा आपकी प्रॉपर्टी, जबकि ऐसा नहीं है, वो तो डी के पास उसकी ऑथोरिटी है। ऑथोराइज टाइटल किसके पास है? डी के पास है। तो उस केस में भी हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। वैसे ही लास्ट क्या बोल रहा है? मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं कर पाए, फिजिकली भी परफॉर्म नहीं कर पाए। इसका मतलब ए बी को माल डिलीवर नहीं कर पाया या बी ए से माल खरीद नहीं पाया, दोनों एक ही साइड हो रहा है। वैसे ही लीगल इम्पॉसिबिलिटी का पार्ट भी आ सकता है। कानूनी इम्पॉसिबिलिटी आपको पता है कि लीगली कोई भी पार्ट आप नहीं कर पा रहे, तो उस केस में भी ए और बी एक दूसरे से ट्रांजेक्शन कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि पर्टिकुलर जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे थे उस ट्रांजेक्शन को ही वॉइड कर दिया गया है लीगल इम्प्लीकेबिलिटी के थ्रू। तो ये सारा पार्ट आपका हो गया, सिंपल सा पार्ट था। अब अगली वीडियो में कवर करेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। देखिए लाइक बटन जरूर दबाइए, क्योंकि इससे क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है, एक मोरल बूस्ट होता है। और हाँ, अगर आपको मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो 7014049781 ये मेरा नंबर है। इसमें मैं आपको 10 यूनिट्स की 10 यूनिट्स उसकी पूरी PDF प्रोवाइड करूँगा, सारी वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है 2-3, उसके बाद मैं पास्ट ईयर के MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको पता है कि रिसेंटली मैंने जो ग्रुप बनाया था उसमें 10 नेट और एक जेरफ निकली है, 10 + 1 11। तो आपको पता है कि 50 में से अगर 11 की ये पार्ट हो जाती है नेट या जेरफ क्लियर, जिसमें आपको पता है कि कोविड सिचुएशन भी थी, लोगों ने इतनी स्टडी नहीं करी, तो आगे और भी रिजल्ट बेटर होगा ही होगा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जेरफ निकलवाने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए वीडियो पसंद आती है तो मैंने क्या बताया, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।